कोरोना विषाणु के एक और नए रूप डेल्टा प्लस ने नींद उड़ा दी है। चिंता की बात इसलिए है कि हाल में इसके 40 से ज़्यादा मामले आ गए। ये मामले किसी एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के हैं। सबसे ज़्यादा 21 मामले महाराष्ट्र और 6 मध्य प्रदेश में मिले। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में भी डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरल उन राज्यों में से है जिन्होंने पिछले 1.25 साल में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेली है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी किया है कि वे इस नए रूप वाले विषाणु के खतरे से निपटने को तैयार रहें। डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई, उससे सबक लेते हुए अब केंद्र और राज्यों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे ही रहे हैं, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेल्टा प्लस ही तीसरी लहर का कारण बन जाए। अभी तक देखने में यही आया है कि डेल्टा प्लस संक्रमण भी उसी तरह से फैल रहा है जैसे कोरोना फैलना शुरू हुआ था। लोगों की बेरोक टोक आवाजाही से संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा और तेजी से फैलता गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सभी राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हैं। इसीलिए अगर किसी भी राज्य से कोई संक्रमित दूसरी जगह पहुंच गया तो वह निश्चित तौर पर संक्रमण का वाहक होगा, वरना इन राज्यों में नए स्वरूप के मामले कैसे मिलते। इसी डर के कारण गोवा ने महाराष्ट्र से लगने वाली सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। पिछली बार संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर ली थीं। भले ही डेल्टा प्लस के मामले कम हैं, लेकिन जिस तरह राज्यों में विषाणु के इस नए रूप ने दस्तक दे दी है वह चिंताजनक है। कहने को डेल्टा प्लस के मामले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और नेपाल में भी मिले हैं, पर इनमें से किसी भी देश ने इसे चिंताजनक करार नहीं दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे खतरनाक नहीं माना है, लेकिन भारत पहला देश है जिसने डेल्टा प्लस को चिंताजनक मानते हुए राज्यों को परामर्श जारी किया। कोरोना विषाणु अब तक हजारों तरह के रूप बदल चुका है। वैज्ञानिकों के लिए यह कोई कम बड़ी मुश्किल नहीं है। विषाणु के रूप बदलते रहने के कारण संक्रमितों की जांच से लेकर टीका विकसित करने तक में बाधाएं आती हैं। यह तय कर पाना भी आसान नहीं रह जाता कि कौन सा मरीज किस रूप के विषाणु से संक्रमित है और कौन सा टीका किस किस रूप का तोड़ बन सकता है। अभी तक यही माना जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर का कहर डेल्टा रूप वाले विषाणु ने ही बरपाया। इसी डेल्टा विषाणु ने अब डेल्टा प्लस का रूप धारण कर लिया। बहरहाल अब इससे डरने के बजाय इसे पिछली लापरवाहियों के सबक के रूप में
लेने की ज़रूरत है। जांच और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वालों का पता लगाकर उन्हें एकांतवास में रखने और पर्याप्त इलाज देने की ज़रूरत है। संक्रमितों की जांच से लेकर इलाज तक में जिस तरह की लापरवाही और कुप्रबंधन का जो खामियाजा हमने भुगता है, उससे अब बचना होगा, नहीं तो बहरूपिया विषाणु और घातक साबित हो सकता है। छल कपट और लोभ लालच से मतांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के इस्लामिक सेंटर के मौलानाओं से जैसी जानकारियां सामने आ रही हैं, वे न केवल चौंकाने वाली बल्कि यह इंगित करने वाली भी है कि यह धंधा एक बड़ी साजिश के तहत बड़े पैमाने पर चल रहा था। भले ही कुछ उन लोगों की पहचान कर ली गई हो जिनका मतांतरण कराया जा चुका है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनसे जुड़े लोग कितने लोगों का मतांतरण करा चुके हैं। इसकी अच्छी खासी आशंका है कि जैसे नोएडा के मूक बधिर छात्रों का मतांतरण कराया गया, वैसे ही देश के अन्य ऐसे ही विद्यालयों के छात्रों को निशाना बनाया गया हो। मूक बधिर छात्रों के मतांतरण कराने का मकसद कुछ भी हो, इससे अधिक अमानवीय एवं अधार्मिक और कुछ नहीं हो सकता कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके को कुत्सित इरादों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस के हाथ आए मौलानाओं का मकसद केवल मूक बधिर छात्रों का मतांतरण कराना ही नहीं था, बल्कि उनकी सहायता से समाज और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना भी था। स्पष्ट है कि इस मतांतरण गिरोह की तह तक जाने और उसके मददगारों की पहचान करने की भी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अंदेशा है कि उसके हत्थे चढ़े मतांतरण गिरोह को विदेश से आर्थिक सहायता मिल रही थी। यदि यह अंदेशा सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि देश विरोधी कार्यों के लिए विदेश से आने वाले धन की आमद पर भी प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। साफ है कि केंद्रीय एजेंसियों को नए सिरे से चेतना होगा। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसके लिए सक्रिय होना होगा कि मतांतरण के घिनौने धंधे पर प्रभावी रोक कैसे लगाई जाए। धर्म प्रचार के नाम पर कुत्सित इरादों से कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण का कृत्य है। दुर्भाग्य से देश में कई संगठन समूह गुपचुप रूप से मतांतरण कराने में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम समूह ईसाई और इस्लामी धर्म प्रचारकों के समर्थन और संरक्षण से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ईसाईयत और इस्लाम में मतांतरण एक धार्मिक आदेश एवं कर्तव्य है। आम तौर पर ऐसे समूहों के निशाने पर गरीब, असहाय और अशिक्षित तबके होते हैं। आदिवासी भी उनके खास निशाने पर हैं। न तो इसकी अनदेखी की जा सकती है कि किस तरह आदिवासियों को गैर हिंदू बताने की कोशिश हो रही है, और न ही इसकी कि किस प्रकार देश के कई आदिवासी इलाकों में
सामाजिक ताना बाना बदल गया है। स्टॉप।